7 अक्टूबर के बाद अमेरिका में यहूदी विरोधी उछाल की सबसे गुस्से वाली बात क्या है? जब अधिकांश अमेरिकी वामपंथियों द्वारा यहूदियों पर किए गए हमले के बारे में सोचते हैं तो गुस्सा होने के लिए बहुत कुछ है, साथ ही दक्षिण पंथ की मुखर आवाजें। लेकिन शायद गलती सिर्फ उन लोगों की नहीं है जो यहूदी विरोध को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। ये कई उदारवादी यहूदियों की ये सोचने की इच्छा भी है कि वे हमेशा अमेरिका में पीड़ित रहे हैं, मूल रूप से सहन किए गए मेहमान हैं, बराबरी के उन नागरिकों के बजाय जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्माण में भूमिका निभाई है। कुछ मामलों को छोड़कर उन्होंने वैसा उत्पीड़न नहीं झेला जैसा अन्य जगहों पर झेला था। आज थिंक ट्वाइस पर हम अमेरिका में यहूदी द्वेष के आधुनिक संकट की जड़ों और उसकी गहराई पर चर्चा करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि हम में से इतने लोग ये क्यों गलत समझते हैं कि उनके पुराने दोस्तों ने उन्हें क्यों धोखा दिया। पत्रकार बाची उंगर सारगोन के साथ नई किताब द ज्यूज एंड द लेफ्ट के लेखक नमस्ते। थिंक प्लाइस में स्वागत है। अमेरिकी यहूदियों की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ उनके नेताओं और मुख्य धारा के संगठनों की विफलता या पारंपरिक सहयोगियों का साथ छोड़ना नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को हॉलोकॉस्ट के बाद यहूदियों के सबसे बड़े नरसंहार के बाद यहूदी विरोधी भावना में अचानक वृद्धि हुई। असल समस्या यह है कि अधिकतर उदारवादी अमेरिकी यहूदी नहीं समझते कि उस आंदोलन का समर्थन करना जो उन्हें श्वेत उत्पीड़क बताता है उनके लिए आत्महानि या आत्मघाती हो सकता है। एक सदी पहले वामपंथ का समर्थन तब समझ में आता था जब यूरोप में यहूदी विरोध दक्षिण पंथ का मुद्दा था और उदारवादी समान अवसर, श्रमिक सुरक्षा व इजराइल समर्थन के पक्षधर थे। अब ऐसा नहीं है। वामपंथ पर अब ऐसे लोग हावी हैं जिन्होंने मुख्य धारा के विचारों की जगह आलोचनात्मक नस्ल सिद्धांत, इंटरसेक्शनैलिटी और सेटलर कॉलोनियलिज्म जैसी प्रगतिशील विचारधाराएं अपना ली हैं। ये इजराइल में यहूदी विरोध और नरसंहार के समर्थन की इजाजत देता है। असल में इन हालातों में वामपंथ से जुड़े रहना उन मूल्यों का त्याग है जिन्होंने अमेरिका को यहूदियों के लिए खास तौर पर स्वागत करने वाली जगह बनाया। इन कट्टरपंथी दृष्टिकोणों को मानकर उदारवादी यहूदियों ने अमेरिका के साथ अन्याय किया है। उन्होंने लगभग अनजाने में यहाँ समान भागीदार के रूप में अपने अधिकार त्याग दिए हैं। अब एक व्यक्ति जिसने इस समस्या के बारे में बहुत गहराई से सोचा है वह लेखक और पत्रकार बाची उंगर सारगोन हैं। हमें खुशी है कि वो आज फिर हमारे साथ हैं। बाची उंगर सारगोन वीकेंड एंकर हैं और न्यूज नेशन पर बाची शो की होस्ट हैं। वो न्यूज वीक और द फॉरवर्ड की पूर्व संपादक हैं और 3 किताबों की लेखिका हैं। 2022 की बैड न्यूज, हाउ वोक मीडिया इज अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी, 2024 की सेकेंड क्लास, हाउ द एलीट्स बिट्रेड अमेरिका, वर्किंग मेन एंड वुमेन, और उनकी नई किताब द ज्यूज एंड द लेफ्ट। बाची उंगर सारगोन, थिंक ट्वाइस पर फिर से आपका स्वागत है। मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बाची, फिर मिलकर अच्छा लगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे आपकी नई किताब द ज्यूज एंड द लेफ्ट की मुख्य बात पूछना चाहता हूं। कई उदारवादी यहूदी जब अमेरिका में अपनी स्थिति पर सोचते हैं तो वे मानते हैं कि वे केवल सहन किए गए मेहमान नहीं हैं जिन्हें कभी भी देश छोड़ना पड़ सकता है। पिछले 2000 वर्षों में जिन दूसरे देशों में यहूदी रहे उनके विपरीत वे अमेरिका के इतिहास की शुरुआत से यहाँ हमेशा रहे हैं। यहाँ वे बराबरी के साझेदार हैं। इतने सारे यहूदी इसे क्यों नहीं जानते? 7 अक्टूबर के बाद बढ़े यहूदी विरोध पर उनकी प्रतिक्रिया पर क्या असर पड़ा? उन्हें इसका एहसास नहीं क्योंकि वे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और उन्हीं विश्वविद्यालयों में जाते हैं जहां डीएसए के सदस्य भी जाते हैं, जो अब वोक मानसिकता का जहर फैलाने वाली फैक्ट्रियां बन गई हैं। कई यहूदी हैरानी की बात है बिना उस मानसिक वायरस के ही बाहर आ जाते हैं। कई लोग ऐसा नहीं कर सके, फिर भी 7 अक्टूबर एक तरह से मैट्रिक्स में आई गड़बड़ी जैसा था। उन्होंने हमेशा यही मान लिया था कि जब उनकी बारी आएगी तो उन्हें भी उत्पीड़ितों में गिना जाएगा, और वे, आप जानते हैं, पूरी तरह सन्न रह गए जब उन्हें पता चला कि वो लोग उन्हें उत्पीड़क मानते हैं। यहाँ तक कि 7 अक्टूबर जैसी भयानक घटना के बीच भी। और फिर जाहिर है वे
30% लोग हैं जिन्होंने जोराह ममदानी को वोट दिया, जो बिल्कुल आपके औसत डीएसए सदस्य जैसे ही हैं। एंटी जायोनिज्म और एंटी सेमिटिज्म में उन्हें इस तरह से ढाला गया है कि आज के वामपंथ की यही पहचान बन गई है। यही सबसे जरूरी और अहम बात है। तो मुझे लगता है कि समस्या सोच की है, एक शिक्षा की, एक माहौल की। वही सटीक माहौल वामपंथ का, ज्यादा पढ़े लिखे संपन्न लोगों का। आप जानती हैं, जो सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन से डिग्रियां लिए हुए हैं, जो वामपंथ में सभी यहूदी विरोधी भावनाओं का स्रोत है, वही माहौल है जिसमें औसत यहूदी अमेरिकी रहते हैं और अपने बच्चों के लिए भी चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अब बहुत से लोग एक तरह का मानसिक द्वंद्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये एहसास नहीं था कि ये दृष्टिकोण न सिर्फ यहूदियों से नफरत करता है, बल्कि उन लोगों से भी नफरत करता है जिन्होंने अमेरिका को हमारे लिए इतना स्वागत योग्य स्थान बनाया। और इसी संदर्भ में मैंने किताब में लिखा है, उन्होंने सिर्फ खुद को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि देश द्वारा हमारे लिए की गई सभी चीजों के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। थिंक ट्वाइस देखने या सुनने के लिए धन्यवाद। चाहे आप हमें किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हों या फेसबुक, एक्स या JNS यूट्यूब चैनल पर लाइव देख रहे हों, कृपया JNS को लाइक और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और हमें अच्छे रिव्यू दें। साथ ही थिंक ट्वाइस के अलावा जॉनथन टोबिन डेली पॉडकास्ट में मैं आज के अहम मुद्दों पर और भी खबरें व विश्लेषण साझा करता हूं। आप जॉनथन टोबिन डेली शो को JNS चैनल पर जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां पा सकते हैं। अब आज के कार्यक्रम पर चलते हैं। हाँ, और आपकी मुख्य बात यह है कि उदारवादी यहूदी या वे यहूदी जिन्होंने वोक माइंड वायरस के आगे घुटने टेक दिए हैं, उन्होंने अमेरिका में पीड़ितों की स्थिति को यूरोप जैसी ही माना है। हम वोक माइंड वायरस से आगे बढ़कर 7 अक्टूबर के बाद अमेरिका में यहूदी निराशावाद पर भी चर्चा करना चाहते हैं। बेन हार्वर्ड, येल, प्रिंसटन, कोलंबिया जैसे संस्थानों, बाकी अकादमिक प्रतिष्ठान और कला जगत द्वारा यहूदियों से विश्वासघात और जोरम अमदानी का चुनाव कई यहूदियों, खासकर उदारवादियों को अवसाद में डाल रहा है और कुछ रूढ़िवादी यहूदियों को भी प्रभावित कर रहा है। मेरे जानने वाले कुछ रूढ़िवादी यहूदी भी मानते हैं कि ये अमेरिकी यहूदियों के स्वर्ण युग के अंत की शुरुआत है। लेकिन जैसा कि आप सही कहते हैं, वो बस आप जानते हैं, अमेरिकी यहूदियों की हमेशा से यही स्थिति रही है। जैसा कि आप कहते हैं, वे अमेरिकी अतीत को गलत समझते हैं। हाँ, मुझे लगता है सबसे अहम सवाल है कि वे भविष्य को गलत क्यों समझते हैं। वे भविष्य के बारे में इसलिए गलत हैं क्योंकि वे अतीत के बारे में गलत हैं। मेरा मतलब है, मैं ये बात यहूदियों से हमेशा सुनती हूँ। ये वैसा ही पल है जैसा मेरे दादा दादी जर्मनी के बारे में बताया करते थे, जब वे खुद को बेहतरीन जर्मन नागरिक समझते थे और सोचते थे कि जर्मनी कभी उनके खिलाफ कैसे हो सकता है। ये उससे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। अमेरिकी इतिहास के सबसे बुरे पल भी उससे बिल्कुल अलग थे, क्योंकि उन दादा दादी के चारों ओर ऐसे लोग थे जो यहूदियों से नफरत करते थे। और शायद सबसे सभ्य समाज में भी एक पल के लिए ये कहना ठीक नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि, आप जानते हैं, अगर सतह के नीचे थोड़ा भी देखें तो जमीन यहूदियों के खून से चीख रही थी। और अमेरिकी जमीन बिल्कुल विपरीत है। जब 1654 में पहला यहूदी अमेरिकी जमीन पर आया, तभी से जमीन ने खुद यहूदियों से नफरत को अस्वीकार कर दिया। और उस इतिहास को फिर से लिखना और खुद को पीड़ित दिखाकर उन घटिया यहूदी विरोधियों की खुशामद करना एक घिनौना और अक्षम्य विश्वासघात है। ये बहुत ही घिनौना है कि हम उन ईसाई अमेरिकियों से मुंह मोड़ लें जो आज तक कभी हमारे खिलाफ नहीं हुए हैं, न कभी होंगे और हमेशा हमारा साथ देंगे, और हम उन्हें श्वेत राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी कहते हैं। ये बहुत ही घिनौना है। मैंने ये किताब हमारे समुदाय को चेतावनी देने के लिए लिखी है, क्योंकि ये बड़ा विश्वासघात है। अगर हमारे दादा दादी या नाना नानी हमारी शिकायतें सुनते तो कब्र में करवट बदल लेते। मेरा मतलब है, ये तो हास्यास्पद है। और आप जानते हैं कि ये कोई गहरा प्रणालीगत दमन नहीं है, क्योंकि सरकार हमेशा हमारा साथ देती है। और यही इसमें सबसे हैरान करने वाली बात है। हमेशा से देती और रही है, हमेशा जैसा से आपने देती आई बताया। है, हमेशा से देती आई है। हाँ, अमेरिका में यहूदी विरोधी भावना थी। यहूदियों पर कोटा था। कोटा लागू होने से 1 साल पहले हार्वर्ड की कक्षा में 20% यहूदी थे। ये बहुत ज्यादा यहूदी हैं। जैसे कोटा लगा दो 4%। मैं कोटे के खिलाफ हूँ।
मुझे लगता है ये बुरा है। ये कम समय रहे हालांकि इन्हें और कुछ हद तक जल्दी फिर से हटा लागू दिए किया गए। गया है। जैसा कि आप जानते हैं, आज के आधुनिक समय में हालांकि जाहिर है आप देखेंगे कि आज के कोटा सिस्टम के असली पीड़ित एशियाई अमेरिकियों के लिए वैसा ही गुस्सा नहीं दिखता जैसा औरों के लिए दिखता है। ऐसे मोहल्ले थे जहां यहूदियों पर पाबंदी थी। कई कंट्री क्लब थे जहां यहूदियों को नहीं जाने देते थे, है ना? ये सब सच है, लेकिन जब सरकार ने दखल दिया, उसने हमेशा हमारे पक्ष में फैसला किया। और आगे यहाँ यहूदी जैसे ही आए, उसी पल से उन्हें सिर्फ बराबरी का नहीं, बल्कि इस महान राष्ट्र की नींव के कीमती साझेदार के रूप में देखा गया। संस्थापक पिताओं ने यहूदियों को बहुत पसंद किया। वे हमें उस सभ्यता की मूल विरासत के उत्तराधिकारी मानते थे जिसे वे यहाँ बनाना चाहते थे, और इस मायने में हम उनके लिए बेहद कीमती थे। और जिस तरह से उन्होंने इस नई दुनिया की कल्पना की थी, उसमें हम केंद्रीय और मूलभूत थे। और इसे फिर से लिखना, क्योंकि वामपंथ अब सिर्फ पीड़ित होने की हैसियत और उत्पीड़न को ही मान्यता देता है। मुझे लगता है कि ये अमेरिकी इतिहास के साथ विश्वासघात है। ये यहूदी इतिहास के साथ भी विश्वासघात है। ये रुकना चाहिए। हमें इससे बाहर निकलने का तरीका सोचना होगा, क्योंकि यही कई समस्याओं का कारण है जिनका हम सामना कर रहे हैं। आपकी किताब में आप वही सवाल उठाते हैं जिसका जवाब नॉर्मन पोडोरज जैसे कई बुद्धिजीवियों ने देने की कोशिश की है। यहूदी इतने उदारवादी क्यों हैं? साथ ही पाठकों को अमेरिकी और अमेरिकी यहूदी इतिहास से भी परिचित कराते हैं। संक्षेप में कहें तो 20वीं सदी के पहले हिस्से में यहूदी खुद को राजनीतिक वामपंथ में इतनी सहजता से कैसे पा बैठे, और क्यों इतने सारे यहूदी वहां अब भी बने हुए हैं, जबकि वर्तमान में वामपंथ उनके और उनके हितों के प्रति शत्रुतापूर्ण है। ये वही दो सवाल हैं जिनके जवाब मैंने अपनी किताब में देने की कोशिश की है। मुझे यकीन है आपसे भी ये सवाल अक्सर गैर यहूदी, ईसाई और रूढ़िवादी लोग पूछते होंगे, जैसे यहूदी डेमोक्रेट्स को वोट क्यों देते हैं जबकि डेमोक्रेट्स उनसे नफरत करते हैं और हम उनसे प्यार करते हैं। मुझसे ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। मैं बताना चाहती थी कि यहूदी डेमोक्रेट्स कैसे बने और वामपंथी उनके खिलाफ क्यों हो गए। यहूदी बहुत ही वाजिब कारणों से डेमोक्रेट्स बने। शुरुआत के लिए, जहां ज्यादातर 20वीं सदी में, मान लीजिए 1967 या 1970 तक, जब भी यहूदी विरोधी भावना उभरी, वो दाईं ओर से ही आई थी। जैसा आप जानते हैं, सदी के मोड़ पर 1-2 मिलियन रूसी यहूदी यहाँ बसे थे। वे बहुत गरीब थे और कपड़ा सिलाई के काम में उन्हें काम मिला, जहां उनका ज्यादातर उन यहूदियों द्वारा भयानक शोषण हुआ जो कुछ साल पहले ही आए थे। थोड़ी पूंजी जमा कर शोषणकारी कारखाना खोला। इनमें से कई लोग आगे भी ऐसा ही करते थे। यहूदी मजदूर वर्ग बहुत कम समय के लिए रहा, एक पीढ़ी भी नहीं। 15 साल में ज्यादातर यहूदी उत्पादन के साधनों के मालिक बन गए और उनके बच्चे आगे चलकर पेशेवर बन गए। लेकिन उन शुरुआती दिनों में, आप जानते हैं, 1900 के दशक, 1910 के दशक, 1920 के दशक में वे बहुत गरीब थे और उन्होंने श्रमिक आंदोलन शुरू किया क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें श्रमिकों के रूप में गरिमा का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे जैसे वे ऊंचे पदों तक पहुंचे और अमेरिकी पूंजीवाद का फायदा उठाया, वे ऐसे आंदोलन की तलाश में थे जो सिर्फ समाजवादी ना हो बल्कि पूंजीवाद की सही सराहना करता हो, बिना श्रम की गरिमा को खोए। और उन्हें यह वास्तव में न्यू डील में मिला, जो कि आप जानते हैं। असल में उन्होंने इसे लिखा था, यहूदी विरोधियों ने इसे यहूदी डील कहा। लेकिन फ्रांसिस पर्किंस आपको बताती कि आप जानते हैं, यहूदी वकील उस कानून को लिखने में बहुत अधिक संख्या में शामिल थे। और यही सबसे महत्वपूर्ण विचार था कि इसमें पूंजीवाद के प्रति सम्मान को श्रम के प्रति सम्मान के साथ जोड़ा गया था। यही यहूदी समुदाय की सोच थी। पहले वे समाजवादी थे, फिर उन्होंने समाजवादी आंदोलन खत्म कर दिया क्योंकि वह उनके समुदाय की स्थिति नहीं दिखाता था। ये बात बहुत समझ में आती थी। FDR ने महामंदी से देश को बचाया। अमेरिकी यहूदियों ने उन्हें हिटलर को हराने वाले व्यक्ति के रूप में सम्मान दिया। तब उन्हें नहीं पता था कि यहूदियों को बचाने के लिए कितना कम किया गया था। मेरी दोस्त टोबी, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर, मेरे साथ सिनेगॉग में बैठती हैं। उन्होंने बताया, जब वे पहली बार यहाँ आई थीं, उन्हें समझ नहीं आता था कि यहूदी FDR को क्यों पसंद करते हैं। उनके लिए वो वही आदमी थे जो युद्ध के 5 में से 4 साल यहूदी विरोधी विदेश विभाग का सामना नहीं कर पाए। और उन्होंने कहा, आप जानती हैं, शुरू में हम इसके बारे में बात करते थे और फिर उन्होंने मुझसे कहा, और हमने जल्दी ही सीख लिया कि हमें चुप रहना चाहिए क्योंकि अमेरिकी यहूदी ये सुनना नहीं चाहते थे। वे तो बस उनकी पूजा करते थे। सोवियत यहूदी आंदोलन शुरू करने वाली वही पीढ़ी उस विरोध से प्रेरित थी। सही है, तो वो बात बहुत मायने रखती थी। आप जानती हैं, इससे हम नागरिक अधिकार आंदोलन तक पहुंचते हैं। मैं इसे ऐसे समझती हूँ, आप जानती हैं,
एडमंड पेटर्स ब्रिज पर मार्च ऑशविट्स की मुक्ति के सिर्फ 20 साल बाद हुआ था। नागरिक अधिकार आंदोलन में यहूदियों का प्रतिनिधित्व अनुपात से कहीं ज्यादा था। आंदोलन का 90% हिस्सा अश्वेत था, लेकिन जो 10% लोग गोरे थे, उनमें 50 से 70% यहूदी थे। वे गोरे शहीदों में से 1/3 थे। नागरिक अधिकार कानून पर काम करने वाले 70% वकील वही थे और फ्रीडम राइडर्स में वे 50% से ज्यादा थे। ये अमेरिकी यहूदियों के दिल के बहुत करीब था। अब आज अमेरिकी यहूदी पीछे मुड़कर देखेंगे और एक इतिहास विसंगत इंटरसेक्शनल नजरिया फिर से थोपेंगे और वे कहेंगे, नागरिक अधिकार आंदोलन में हमारा प्रतिनिधित्व था क्योंकि हम भी उत्पीड़ित थे। हम मानते थे कि यहूदी विरोधी भावना का मुकाबला तभी संभव है जब इस्लामोफोबिया और काले लोगों के खिलाफ नस्लवाद का भी विरोध हो। उस समय के यहूदी जानते थे कि यह सब बकवास है। उन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन में भाग लिया क्योंकि जानते थे कि यहाँ कभी उत्पीड़ित नहीं हुए। उन्होंने यहूदियों को आते देखा। मेरी दोस्त टोबी न्यू ऑरलियंस जाकर बस गईं। वो न्यू ऑरलियंस के अलगाव खत्म होने से 6 महीने पहले आई थीं। वो यूरोप में अपनी जाति के आधार पर उत्पीड़ित और लगभग समाप्ति के कगार पर रहने वाली इंसान से अमेरिकी दक्षिण में बहुत ही मिलती जुलती रंगभेद की रेखा की लाभार्थी बन गईं। लेकिन अमेरिकी यहूदी जानते थे कि उन्होंने कभी वैसा कुछ नहीं झेला था। वे जानते थे कि उनके साथ कभी भी वैसा व्यवहार नहीं किया गया जैसा अश्वेतों के साथ किया गया, और उन्होंने इसे अपना आध्यात्मिक दायित्व मानते थे कि हर अमेरिकी यहूदी को यहाँ आने के पल से जो स्वतंत्रता और समानता मिली थी, वही स्वतंत्रता और समानता अश्वेत अमेरिकियों अपने अश्वेत पड़ोसियों तक पहुंचाई जाए। तो ये सब पूरी तरह से समझ में आता है कि यहूदी खुद को डेमोक्रेटिक पार्टी से अधिक क्यों जोड़ते हैं। और इसी दौरान जब भी यहूदी विरोधी भावना आई, वो हमेशा दक्षिण पंथ से आई। ये सब 60 के दशक के अंत में बदलना शुरू हुआ। डॉक्टर किंग की हत्या के बाद वे यहूदी समुदाय के बहुत करीब थे। उनके आंदोलन की जगह ब्लैक पावर आंदोलन ने ले ली, जो काफी यहूदी विरोधी था। उन्होंने खुद को उपनिवेशवाद के बाद के आंदोलनों से जोड़ा और फिलिस्तीनियों से अपनी पहचान जोड़ी। इजराइल ने 1967 में ये जबरदस्त सैन्य जीत हासिल की थी, जो चौंकाने वाली थी, जिसने पहली बार अमेरिकी सरकार के लिए इसे दिलचस्प बना दिया। वैसे इससे पहले वे इजराइल में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। ये महत्वपूर्ण बात है जिसे कई लोग लोग सच गलत में इसे समझते नजरअंदाज हैं। कर देते हैं। उन्होंने इजराइल को सोवियत के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखना शुरू कर दिया। बेशक सोवियतों ने अरबों का साथ दिया था, उन्होंने यह नैरेटिव फैलाना शुरू किया कि सियोनिज्म ही नस्लवाद है। अमेरिकियों ने इजराइल को सोवियतों के खिलाफ बड़ा खतरा मानना शुरू किया और वे इसमें सही थे। और ऐसा ही था। असल में निक्सन, एक अपश्चातापी यहूदी विरोधी, वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, हमें यहूदियों को पहले से ज्यादा पैसा देना होगा। पहले हम उन्हें हर साल करीब $350 मिलियन देते थे। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने बस यूं ही एक संख्या निकाल ली। उस संख्या का मकसद, जो कि 2 बिलियन थी, ये सिर्फ सोवियत संघ को एक संदेश भेजने के लिए था। इसका इवेंजेलिकल ईसाइयों से कोई लेना देना नहीं था। इसका एपैक या अमेरिकी यहूदियों से कोई संबंध नहीं था। बात बस इतनी थी कि सोवियत संघ को चौंकाना था और कहना था, अब ये हमारी चौकी है, अब हम खेल में हैं, तुम्हें मानना होगा। यही इसका मकसद था। तो ये सब आप जानते हैं, समझ में आता है। लेकिन उस समय वामपंथी वास्तव में सैन्यवाद के खिलाफ हो रहे थे। वे सैन्य जीतों और सैन्य शक्ति के खिलाफ हो रहे थे। ये वियतनाम युद्ध का चरम समय था और निश्चित रूप से 70 के दशक में यह और भी ज्यादा बढ़ गया। तो आपके पास ये था कि वामपंथी बिल्कुल ब्लैक पावर आंदोलन की तरह थे, जो दुनिया भर के सभी शोषितों के साथ खुद को जोड़ रहे थे। और फिर आपके पास थे उत्तर आधुनिक फ्रांसीसी दार्शनिक, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट्स, जिन्होंने मूल रूप से सैन्यवाद के खिलाफ मौजूद इस कार्यकर्ता आक्रोश को बौद्धिक आधार दिया। और ये भावनात्मक रूप से शोषितों व गरीबों के साथ खड़े होने और अफ्रीकी देशों से श्वेत उपनिवेशवादियों को हटाने की बात थी। बाद में पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट्स ने कहा, सही और गलत में कोई फर्क नहीं है। पश्चिमी सभ्यता की पूरी यहूदी ईसाई नींव बकवास है। यहाँ केवल शक्तिशाली बनाम शक्तिहीन है। केवल संस्थाएं हैं जो शक्तिहीनों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करती हैं। और यह विचार अमेरिकी विश्वविद्यालयों में बहुत तेजी से फैल गया। इसने मानविकी और सभी सामाजिक विज्ञानों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। मैं अपनी किताब में विस्तार से बताती हूँ कि यह सब कैसे हुआ। फिर सब एक साथ हुआ। एक्टिविस्ट हिस्सा और विश्वविद्यालय वाला बौद्धिक पहलू दोनों थे। लेकिन मेरी समझ में, और आप इसे मेरी दूसरी किताबों से पहचानेंगी,
ये विश्वविद्यालय की चार दीवारी तक ही सीमित रह जाता अगर इसमें आर्थिक पहलू न जुड़ा होता। रेगन और फिर नव उदारवादी आर्थिक मॉडल जो कह रहा था तुम्हें शक्ति और अमेरिकी सपने तक पहुंचने के लिए कॉलेज की डिग्री चाहिए, क्योंकि इसका मतलब ये था कि जितना ज्यादा समय तुम इन बेहुदा विचारों, कमजोरी की इस पूजा और यहूदी ईसाई पश्चिमी सभ्यता के इस अस्वीकार के बीच बिताओगे, उतना ही ऊंचा तुम अमेरिकी समाज में चढ़ सकोगे। और अगर तुम्हारा सामना फूको, ब्लैक पैंथर्स और इन सब बकवास चीजों से नहीं हुआ, तो तुम अमेरिकी सपने का सबसे बुनियादी मॉडल भी हासिल नहीं कर पाओगे। यही चीज इसे विश्वविद्यालय से निकालकर मुख्य धारा की डेमोक्रेट पार्टी में ले आई, जो अब कॉलेज का हिस्सा है। पढ़े लिखे लोग, मीडिया, लेकिन साथ ही आप जानती हैं पूरा एचआर, कोई भी जो गैर लाभकारी या उन उद्योगों में काम करता है जहां कॉलेज डिग्री को प्राथमिकता है। और इसी बीच इसका विरोध ईसाई, कामकाजी वर्ग के लोग, ग्रामीण लोग अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक शक्ति खो रहे थे क्योंकि वे आर्थिक रूप से कमजोर थे। और यही वो चीज थी जिसने वास्तव में, मुझे लगता है, हमारे देश के रूप में हमारी एकता के लिए खतरा पैदा किया, बल्कि इसके खिलाफ लड़ने की हमारी क्षमता को भी कमजोर किया। ये सिर्फ अभिजात वर्ग की ही भाषा नहीं बन गई, जैसा कि तब था जब टॉम वुल्फ इसके बारे में लिख रहे थे, बल्कि वास्तव में किसी भी तरह के मध्यम स्तर के, औसत बुद्धि वाले या अमेरिका में किसी भी तरह की शक्ति की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति की भाषा बन गई। और मुझे लगता है कि यहीं से यह पूरी तरह से मुख्य धारा में आ गई, इस तरह कि जब 7 अक्टूबर की घटना हुई, कोई भी जिसने कॉलेज की डिग्री ली हो, जो इस वोक माइंड वायरस की बकवास मशीन से गुजरा हो, दरअसल उनमें इतनी समझ ही नहीं थी कि वे इस सोच से बाहर आ सकें कि हमास अच्छे लोग होंगे, क्योंकि साम्राज्यवादी सैन्यकृत इजराइल के मुकाबले उनके पास कम ताकत है। हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी समझ है। और आप जानते हैं, आपकी किताब के संदर्भ में, मेरा मतलब है, मुझे इसमें जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि आप हमें ये झलकियां दिखाते हैं कि यहूदी अपने हक के लिए डट रहे हैं। यहूदी कह रहे हैं, अरे यहाँ हालात अलग हैं, हम इस बकवास को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जैसा हमने कहीं और बर्दाश्त किया था। और फिर भी मुझे उस रब्बी के अंतिम संस्कार की कहानी बहुत पसंद है। 20वीं सदी की शुरुआत में, आप जानते हैं, न्यूयॉर्क में बाधित कर दिया गया था और फिर उन्होंने पलटकर जवाब दिया। और ये कुछ ऐसा है, आप जानते हैं, ये ऐसा था, ठीक है, ये रूस नहीं है, आप जानते हैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन एक सदी आगे बढ़ें तो यहूदी इसे बर्दाश्त करने को तैयार लगते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इसके हकदार हैं। आप जानते हैं, ये हमारे जैसे लोगों के लिए निराशाजनक है जो इसे एक नजरिए से देखते हैं, लेकिन ये समझ में आता है और जहां से शुरुआत की थी उस वोक माइंड वायरस पर वापस आते हैं। लेकिन आप जानते हैं, ये सब वापस उन्हीं जहरीली वामपंथी विचारधाराओं पर आ जाता है जो हमें फ्रांसीसियों और फ्रैंकफर्ट स्कूल से मिली थीं, जिन्होंने एकेडमिक जगत पर कब्जा कर लिया, कला पर कब्जा कर लिया, हमारे सार्वजनिक विमर्श का बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया और पत्रकारिता पर भी कब्जा कर लिया। और यही वजह है कि हम ऐसी स्थिति में हैं जहां यहूदी बाहर खड़े होकर सब देख रहे हैं। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए सामाजिक प्रोत्साहन है। किसी को शारीरिक धमकी नहीं दी जा रही। मुझे सबसे ज्यादा ये परेशान करता है जब लोग कहते हैं कि यहूदी छात्र सुरक्षित नहीं हैं। आप जानती हैं, वहाँ ऐसा है, एक अध्ययन आया था जिसमें पाया गया था कि, मुझे नहीं पता कि वह बहुमत था या नहीं, मुझे सही संख्या याद नहीं है, लेकिन कैंपस में डेरा डालने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा हिस्सा वे देम थे। ठीक है, ये लोग शारीरिक रूप से डराने धमकाने वाले नहीं हैं। ये डरावने तटस्थ था। स्टीरियोटाइप्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं जानता हूं आप क्या कह रहे मैं हैं। बस ये वो पैर में ही था, 3 माँ थी। बिल्कुल ऐसा था। वहाँ ज्यादातर महिलाएं थीं। वहाँ अपने लिए देम सर्वनाम इस्तेमाल करने वाले बहुत लोग थे, बहुत सारे क्वियर लोग थे। आप जानती हैं क्या आपके पास क्वियर वहाँ खुद है? को परिभाषित करते हैं, हम ये शब्द गाली बिल्कुल, की तरह बिल्कुल। नहीं इस्तेमाल करते। ये विचार था कि यहूदी छात्रों को इसके सामने डरने के लिए उकसाया जा रहा था। वहीं शरण लो, उन्हें बताया जा रहा था, आप जानते हैं, अधिकारियों द्वारा, यानी यहूदी अधिकारियों द्वारा, जहां है वहीं सुरक्षित सही है। रहने के लिए कहा जा रहा था। मैं इससे बहुत डर गई थी। मेरे खिलाफ विरोध हुआ है, इसलिए बता सकती हूँ कि ये डरावना होता है। वे लोग ज़ॉम्बी जैसे बर्ताव करते हैं जो आत्मा तक को झकझोर देता है। वे आपसे बात नहीं करेंगे, आपको इंसान नहीं समझेंगे। वहाँ एक प्रवक्ता जैसा व्यक्ति होता है जो, आप जानते हैं, पूरा साइकोपैथ है, और बाकी लोग बस
आप उनसे इंसान की तरह बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। और क्योंकि हम सब ने ज़ॉम्बी फिल्मों में ऐसा देखा है, तो ये बहुत डरावना लगता है, लेकिन आप शारीरिक रूप से खतरे में नहीं होते। मैंने जितना हो सका एडीएल द्वारा दर्ज की गई 10,000 घटनाओं में से जितनी घटनाएं मैं देख सकती थी उतनी देखी। ज्यादातर घटनाएं नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन और दीवारों पर लिखी गई गंदी बातें थीं। और आप जानते हैं, इस तरह की घिनौनी चीजें थीं। मेरा मतलब है, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इनमें से किसी चीज का समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो सोच है कि यहूदी छात्रों को इससे डरना चाहिए, मुझे ये बहुत अपमानजनक लगा। और बात ये है कि क्यों आप लड़ क्यों नहीं रहे? मैं हाल ही में 92nd स्ट्रीट वाई के एक इवेंट में थी। लोग पूछ रहे थे हमें क्या करना चाहिए, किसे वोट देना चाहिए, जब दाएं में जेडी वांस, ग्रोइपर्स, टक्कर हैं और बाएं में मामदानी, डीएसए, सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। मैंने जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे वोट देते हैं। आप जो भी पक्ष चुने, एक पक्ष चुने और लड़ो। मेरा मतलब है लड़ो। यहूदी विरोध से ज्यादा अमेरिका विरोधी और कुछ नहीं है। और तुम्हारा हार मान लेना या कहना कि मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ और इजराइल जा रही हूँ, ये क्या है? जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं नहीं जाऊंगी, इसी जहाज के साथ रहूंगी। वैसे भी ये जहाज डूबेगा नहीं, क्योंकि 80% रिपब्लिकन अब भी इजराइल का समर्थन करते हैं। मेरा मतलब है, एक तरफ समस्या है और ये भी बदलने वाला है। अगर मिशिगन में अल सैयद को चुना तो वे बड़ा नुकसान उठाएंगे। वो माइक रॉजर्स से 10 अंकों से हार जाएगा। और डेमोक्रेट्स, एक चीज है जिससे वे सच में नफरत करते हैं, और वो है जीतने लायक चुनाव हारना। अगर ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि एक बड़ा बदलाव फिर से सेंटर की ओर होगा, क्योंकि हेले स्टीवंस बेशक खुद को एक मध्यमार्गी के रूप में पेश कर रही हैं, और वह एक समर्थक के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। एपैक का पैसा लेने में गर्व करने वाली मध्यमार्गी। मुझे लगता है डर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, और यह हमारे इतिहास से भी विश्वासघात है। मुझे लगता है कि मुझे, आप जानते हैं, मैं अपने श्रोताओं और दर्शकों की आवाज सुन सकता हूं, जैसे वे कह रहे हों, लेकिन यहूदी हिंसा की भी घटनाएं हैं। हम सिर्फ न्यूयॉर्क में चाकू मारने की घटना के कुछ ही दिन बाद, जो काफी गंभीर थी, ये ममदानी के ताजा इजराइल विरोधी बयान के ठीक बाद आई थी। आप जानते हैं, खून के झूठे आरोप और नरसंहार वाली बकवास। हिंसा में और भी घटनाएं हुई हैं। आप जानते हैं, ये बहुत लंबी सूची नहीं है, लेकिन ये काफी है, आप जानते हैं, सेवा करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, चिंता करने का एक कारण है कि आप जानते हैं, यहाँ यहूदी विरोधी भावना के प्रति सहिष्णुता है, और यहूदी विरोधी भावना के प्रति सहिष्णुता है। इसे मुख्य धारा में लाया गया है, आप जानते हैं, वोक मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स और अमेरिकी सार्वजनिक विमर्श के कई अन्य लोगों द्वारा। मैं लोगों से नहीं कह सकता कि वे न डरें। असली सवाल है, इसका जवाब कैसे दें, न कि यह गंभीर है या नहीं। इस समय वामपंथी लोग काफी हिंसक हैं। उनमें से 1/4 जो खुद को उदार मानते हैं, राजनीतिक हिंसा को सही मानते हैं। हमारी हालत ईसाइयों से ज्यादा खराब नहीं है। हमारी हालत रूढ़िवादियों से ज्यादा खराब नहीं है। मेरा मतलब है, उन्होंने युवा ईसाई आंदोलन के प्रतीक चार्ली किर्क को चुरा लिया। आप जानते हैं, हम अच्छी संगत में हैं। वामपंथी बुरे, हिंसक हैं और बहुत खराब हैं, और उन्हें हराना ही होगा। और हमें ये पता लगाना चाहिए कि हमारे दोस्त कौन हैं और हमारे साथ कौन खड़ा है, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहिए। ये सच में डरावना समय है, खासकर जब वामपंथी कट्टर हो गए हैं। न्यूयॉर्क सिटी में संपत्ति रखने वालों के लिए स्थिति और भी डरावनी है, क्योंकि घिनौने यहूदी विरोधी मेयर ने आपकी निजी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। वो यहूदियों से नफरत करता है, यहूदियों पर खून का झूठा आरोप फैलाता है और नेतन्याहू के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाता है। उसने यहूदियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है, और जैसा न्यूयॉर्क में देखा, समाज के हाशिए पर लोग उस पुकार पर जरूर अमल करेंगे। ये सही नहीं है। हमें श्वेत ईसाइयों से ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। हमारी संकीर्णता ने हमें उन दोस्तों से दूर कर दिया है जो वही झेलते हैं, क्योंकि जो हमसे नफरत करते हैं उनसे भी करते हैं। वे कहते हैं कि यहूदी विरोध से लड़ने के लिए इस्लामोफोबिया से भी लड़ना होगा। ये दोनों साथ चलते हैं। ये सबसे बड़ी बकवास है। यहूदियों के खिलाफ अधिकतर हिंसा मुसलमान करते हैं। हाँ, मेरा मतलब है इस्लामोफोबिया। असल में इसका अर्थ सिर्फ मुसलमानों को नोटिस करना है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो यहूदी विरोधी भावना से नफरत और डरते हैं, पर ज्यादातर यहूदी इसे नहीं जानते, क्योंकि वे फॉक्स न्यूज़ नहीं देखते। हम एक समुदाय के रूप में ऐसे कोने में आ गए जहां हमारे पास बचने का बस एक ही तरीका रह गया था, उन लोगों की खुशामद करना जो हमसे घृणा करते हैं, जो हमें नापसंद करते हैं। वे हमें और हमारे पैसे नहीं चाहते। पहले डेमोक्रेटिक पार्टी को 50% दान यहूदियों से मिलता था।
अब पार्टी दिवालिया हो गई है। हाँ, ऐसा आप लगता है जानते कि हैं वो क्यों? यही आपने इस हफ्ते यहूदियों को वॉशिंगटन निकाला। में बड़ी खबर है। हाँ, मेरा मतलब शायद उन्हें एपीएससी पैसे चाहिए था, मुझे नहीं पता। ये बात मुझे यहूदियों से बार बार सुनने को मिलती है। मैं उस पार्टी को क्यों दूं जो मुझे नहीं चाहती? रुकिए, घुटनों से उठिए यहूदी भाइयों, और उनसे स्वीकृति मांगना बंद करें जो हमसे नफरत करते हैं। ये यहूदी और अमेरिकी इतिहास का अपमान है। हमें किसी एक पक्ष के बजाय देश के प्रति अपनी निष्ठा फिर से हासिल करनी चाहिए, जो मानवता का सबसे महान देश है। हाँ, मेरा मानना है कि चलिए डेमोक्रेट्स के भविष्य के बारे में थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। आपने अभी आप जानते हैं, आपने डेमोक्रेट्स के भविष्य के बारे में कुछ बहुत ही आशावादी बात कही है। आप जानते हैं, आप मूल रूप से यह भविष्यवाणी कर रहे हैं और मैंने आपको यह बात कहीं और भी कहते हुए सुना है। क्या आपको लगता है 2028 में डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति पद के लिए मध्यमार्गी को चुनेंगे, न कि इंटरसेक्शनल लेफ्ट के किसी व्यक्ति को? और वास्तव में अगर एल सैयद मिशिगन में बुरी तरह हार जाते हैं तो आप जानते हैं, और हो सकता है कि यही वह संदेश हो जो डेमोक्रेट्स इससे लें। मैं बस इतना कहूंगा कि डेमोक्रेटिक पार्टी का वामपंथी हिस्सा वास्तव में, आप जानते हैं, वही आधार है, वही वोटर हैं, आप जानते हैं, वही लोग हैं जो प्राइमरी में वोट करते हैं, और आप जानते हैं वो क्या मैं इससे असहमत हो सकती हूँ? मेरे लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव अश्वेत महिलाएं हैं और उन्हें ये पसंद नहीं, उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं, और ऐसे इंसान में दिलचस्पी नहीं है। CNN पर किसी ने कहा, अब्दुल्ला सैयद वेस्ट बैंक की डेट्रॉइट के वेस्ट साइड से ज्यादा परवाह करते हैं। उन्हें इजराइल की परवाह नहीं है, उन्हें यूक्रेन की भी परवाह नहीं है, वे संतुलन चाहते हैं। अश्वेत डेमोक्रेट्स डेमोक्रेटिक गठबंधन में सबसे रूढ़िवादी हैं, लेकिन ये छुपा रहता है क्योंकि वे बड़ी संख्या में डेमोक्रेट्स को वोट देते हैं। सामाजिक रूप से रूढ़िवादी, ये तो तय है। सामाजिक रूप से रूढ़िवादी, और मेरे लिए यह विचार कि DSA ही असल में आधार है, ये कहानी के एक बड़े हिस्से को नजरअंदाज कर रहा है। और मध्यम रुख के बारे में उत्साहित होना थोड़ा मुश्किल है। ये संदेश देने की समस्या है जो मध्यम विचारधारा वालों के पास है, लेकिन आप जानती हैं, अधिकांश अमेरिकी खुद को मध्यम विचारधारा वाला कहते हैं। वे मागा नहीं चाहते, वे DSA नहीं चाहते। DSA स्वतंत्र मतदाताओं और बहुत सारे डेमोक्रेट्स के बीच बेहद अलोकप्रिय है, जिन्हें उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और जाहिर है, जैसे मैं न्यूयॉर्क में रहती हूँ, तो यहाँ ये देखना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ वे बहुत सफल हो रहे हैं। जहाँ भी वे सफल हो रहे हैं, वे शिक्षित, अमीर और गोरे लोगों में ही सफल हैं। यह अमीरों के लिए समाजवाद है। अल सैयद ने अपने टैक्स रिटर्न जारी कर दिए हैं। यह आदमी करोड़पति है, उसके पास कई संपत्तियां हैं। वो हेल्थ केयर कंसल्टेंट है, बाय। यही है। हेल्थ केयर कंसल्टेंट। उसकी पत्नी मेडिकेयर स्वीकार नहीं करती। मेडिकेयर फॉर कौन सा ऑल ने डॉक्टर इसे मेडिकल सौंप नहीं दिया। लेता? ये बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे हर एक उनमें से ऐसा ही है। और ये मजेदार है क्योंकि वे कहते हैं कि इन बातों को बताना इस्लामोफोबिक है। हर मुसलमान को इजराइल से नफरत क्यों करनी होती है? जैसे ये क्यों है? मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं इस पर ध्यान ही न दूं। आप जानती हैं, हाल ही में एक और अध्ययन आया है। प्यू ने पाया कि 44% अमेरिकी मुसलमान हमास का समर्थन करते हैं। ये संभावना है कि ये संख्या और भी ज्यादा हो। 44% तो वो हैं जो पोलस्टर को बताने के लिए तैयार हैं। उनका हमास के प्रति सकारात्मक नजरिया है। अगर आप अमेरिका में किसी मुसलमान को सड़क पर चलते हुए देखें तो उनके हमास के प्रति सकारात्मक नजरिया रखने की संभावना 50% है। हमसे उम्मीद की जाती है कि हम दिखावा करें कि ऐसा है ही नहीं। इस बारे में जो बात मुझे वाकई आशावादी महसूस कराती है वो ये है कि मैं इसे डेमोक्रेटिक पार्टी के भविष्य में गहराई से जड़ें जमाए हुए नहीं देखती। मेरे लिए फ्री फिलिस्तीन आंदोलन आज का नया लैंड एक्नॉलेजमेंट है, जैसा 2020 में डिफंड द पुलिस था। 2028 में लोग दिखाएंगे कि वे इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। लोग जल्दी ऊब जाते हैं। पहले लैंड एक्नॉलेजमेंट्स, फिर डिफंड द पुलिस, फिर ट्रांस महिलाएं भी महिलाएं हैं, और फिर क्लाइमेट का मुद्दा आया। देश दुनिया 12 साल में खत्म हो जाएगी। और आप देखती हैं, जैसे ही उन्होंने देखा कि वर्किंग क्लास लोग इन सब चीजों को पूरी तरह से नकार रहे हैं, तो वे इन मुद्दों से आगे बढ़ गए। ग्रेटा थनबर्ग अब फ्री फिलिस्तीन आंदोलन से जुड़ गई हैं, और मुझे लगता है बस उनमें टिके रहने की ताकत नहीं है। आप जानती हैं, ये सच है कि ममदानी जैसे किसी के लिए फ्री फिलिस्तीन ही वो चीज है जिसके लिए उनका दिल धड़कता है, और सारा समाजवाद बस उसका एक बहाना है। ठीक वैसे ही जैसे एल सैयद के साथ है। मेडिकेयर फॉर ऑल फ्री फिलिस्तीन की बकवास का बहाना है। लेकिन इन लोगों की राष्ट्रीय स्तर पर कोई पकड़ नहीं है, सच में नहीं है, और ममदानी बार बार एक के बाद एक गलती करते रहते हैं। जमीन मालिकों के नाम प्रकाशित करना, केन ग्रिफिन का वीडियो, जैसे किसी एक अधिकारी को निशाना बनाना जब सड़कों पर उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं,
यहूदियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना, ये बातें अमेरिकी लोगों में लोकप्रिय नहीं हैं। अगर वे हमारे साथ होते तो कहते कि सर्वेक्षण में यह लोकप्रिय है। शायद ऐसा ही हो, और मैं आशा करता हूं कि आप सही हों। और मैं वास्तव में सोचता हूं कि आप सही हैं, कि यह एक ऐसा रुझान है जो वास्तव में अमेरिकी लोगों की विशाल बहुसंख्या के बीच पकड़ नहीं बना सकता। मुझे लगता है कि अमेरिकी यहूदियों का इतिहास इसे साबित करता है, जैसा आपने अपनी किताब में दिखाया। अभी सर्वेक्षण इजराइल के लिए बहुत नफरत दिखा रही हैं। ऐसा नहीं है, अभी भी दक्षिणपंथी लोगों की विशाल बहुसंख्या इजराइल के पक्ष में है। लेकिन फिर भी जब सर्वेक्षणों को गौर से देखें तो पता चलता है कि युवा, यहां तक कि युवा रूढ़िवादी भी, अगर आप सर्वेक्षणों पर विश्वास करें, ये अपने बड़ों से कम इजराइल समर्थक हैं। जैसा कि हमने इस साल देश भर में कई डेमोक्रेटिक प्राइमरियों में देखा है, इस समय इजराइल विरोधी होना डेमोक्रेटिक राजनीति का एक तरह से मुख्य प्रेरक, आधारभूत सिद्धांत बन गया है। साथ ही आप जानते हैं, आव्रजन कानूनों के गैर प्रवर्तन में विश्वास भी। और फिलिस्तीन वाला पक्ष आइस के प्रति उनकी नफरत से भी ज्यादा उग्र दिखता है। आप जानते हैं, अभी हम इसी दौर के बीचों बीच हैं। इसके आगे क्या है, यह देखना मुश्किल है। और वास्तव में क्योंकि ऐसा लगता है कि एल सैयद को इतनी लोकप्रियता मिलने का यही कारण है। और आप जानते हैं, उसने उस वामपंथी को हरा दिया जिसे लगा था कि वो हेले स्टीवंस की वामपंथी प्रतिद्वंद्वी बनने वाली है, मैलोरी मैकमोरो। ये था कि आप जानते हैं, इजराइल पर नरसंहार के आरोप और उसके खिलाफ लगाए गए खून के झूठे आरोप, उन पर बहुत सारे अमेरिकियों को विश्वास है, जिनके पास, आप जानते हैं, उन्होंने इसे मुख्यधारा की मीडिया से पूरी तरह से अपना लिया है। जैसा आपने बताया, वो वोक है। आप जानते हैं, क्या यह वाकई इतना आसान है? क्या हमें बस इंतजार करना है कि यह बुखार उतर जाए और इसका मुकाबला करना है, जैसा कि आप कहते हैं? और मैं भी सहमत हूं, लेकिन मैं उन लोगों को दोष नहीं दे सकता जो इसे देखकर कहते हैं यह एक गंभीर समस्या है। उन्होंने सोचा था कि 2020 में पुलिस अश्वेत लोगों के खिलाफ नरसंहार कर रही थी। शायद अब वे जो ऐसा नहीं गाजा में सोचते। नरसंहार वाले दावे जितना ही एक झूठा भड़काऊ आरोप था। शायद अब वे उस पर विश्वास नहीं करते। वामपंथी एक ऐसा समूह है जिसमें ज्यादा पढ़े लिखे और अमीर लोग होते हैं, जो सोचते हैं कि वे असली मेहनतकश वर्ग से नैतिक रूप से श्रेष्ठ हैं। तो उन्हें उस कल्पना को बनाए रखने के लिए बहुत सारी कहानियां और दिखावे की जरूरत होती है कि वे आम आदमी के पक्ष में हैं। इसलिए वे लगातार मुद्दे बदलते हैं। अभी फ्री फिलिस्तीन यही भूमिका निभा रहा है। ये इसलिए बनाया गया है ताकि छुपाया जा सके कि सभी समाजवादी हर नस्ल के मेहनतकश लोगों के बीच रिपब्लिकनों से 20 अंक पीछे हैं और सर्वे में पीछे रह जाते हैं। अब्दुल्ला सैयद को अश्वेत वोटों में से केवल 21% वोट मिल रहे हैं। हेली स्टीवंस को अश्वेत वोटों में 67% वोट मिल रहे हैं। बर्नी सैंडर्स को अश्वेत मतदाताओं का समर्थन नहीं मिला, जबकि युवा हिस्पैनिक मतदाताओं में उन्हें ज्यादा सफलता मिली, जो ज्यादातर कॉलेज शिक्षित हैं। अपने बड़ों के विपरीत खुले बॉर्डर और आईसीई को खत्म करने का समर्थन करते हैं। सोशलिस्ट ने नेवादा को पहला प्राइमरी राज्य बनाना चाहा, लेकिन वे साउथ कैरोलिना से हार गए, जहां बड़ी संख्या में अश्वेत महिला मध्यमार्गी आबादी है। मुझे इस पर संतोष है और लगता है वे इससे आगे बढ़ेंगे। इजराइल अमेरिका में अलोकप्रिय है। ये खास सहानुभूति नहीं जगाता। अगर सर्वे में पूछा जाए कि सके प्रति आप ज्यादा सहानुभूति रखते हैं, ईमानदारी से जॉनथन, क्या हम ये नहीं मान सकते कि फिलिस्तीनी इजराइल से ज्यादा दया के पात्र हैं? अगर मुझे चुनना पड़े कि मैं किसके प्रति ज्यादा सहानुभूति रखती हूँ, तो भगवान का शुक्र है। मुझे नहीं लगता कि इजराइल को मेरी दया की जरूरत है, और मुझे फिलिस्तीनियों के लिए दुख होता है क्योंकि जो भी उनकी परवाह करता है वो एक साइकोपैथ है। अभी मुझे और बहुत उन्हें बुरा ऐसा लग रहा करने है। के लिए उकसा रहे हैं, विनाशकारी चीजें। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी बड़े बदलाव का संकेत देता है। मुझे नहीं लगता कि ये आइस को खत्म करने की मांग से ज्यादा कुछ दर्शाता है। ये सिर्फ नैतिक दिखावा है जो अजनबी है उस वर्किंग क्लास के लिए, जिसे डेमोक्रेट्स को फिर से अपने पक्ष में करना जरूरी है, वरना वे फिर कभी प्रतिस्पर्धी नहीं रहेंगे। जो दिलचस्प बात आपने उठाई वो है दाईं ओर के युवाओं के बारे में, लेकिन वहां भी मैं उस कहानी को लेकर बहुत संदेह में हूँ। वे युवा जो इजराइल को पसंद नहीं करते, जो दाईं ओर हैं, आप जानती हैं, 10 साल पहले वे वामपंथी होते। युवाओं, खासकर युवकों में दाईं तरफ बड़ा सांस्कृतिक बदलाव आया है।
ये पहला संकेत है कि वे फिर से वामपंथ की ओर लौट रहे हैं, जो उनका स्वाभाविक घर है। युवा लोग वामपंथी होते हैं और बाद में बड़े हो जाते हैं। वे संपत्ति खरीदते हैं उनमें से ज्यादातर हाँ। और वे यहूदियों से नफरत करना भी छोड़ देते हैं, जैसे बाकी लोगों से भी। आप जानती हैं, ये जिंदगी का एक चक्र जैसा है ना? मैं ग्रॉयपर्स आंदोलन में कई वामपंथी झुकाव देखती हूँ। वो जो हर किसी को अपनी समस्याओं के लिए दोषी ठहराने की प्रवृत्ति है, हार मान लेने वाला रवैया और अमेरिका से नफरत करना। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर रिपब्लिकन पार्टी में इजराइल के लिए समर्थन में कोई कमी नहीं आई है। दरअसल 7 अक्टूबर से पहले की तुलना में अब रिपब्लिकन पार्टी में इजराइल और भी ज्यादा लोकप्रिय है। वहाँ समर्थन की बहुत गहरी जड़ें हैं। जो इसे नहीं समझता वो जीओपी प्राइमरी में नहीं टिक पाएगा। भगवान का शुक्र है। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसमें कोई सवाल नहीं है, और खासकर शासक वर्ग के संदर्भ में आप जानते हैं, रिपब्लिकन कॉक्स लगभग पूरी तरह इजराइल के पक्ष में है, और हाउस जीओपी में केवल एक स्पष्ट इजराइल विरोधी सदस्य जनवरी में अपनी सीट खो देगा। साथ ही थॉमस मैसी। ये बातें असंबंधित नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं उसने वैसे ही चुनाव लड़ा जैसे अब्दुल अल सही। सैयद ने किया था एपैक के खिलाफ। देखते हैं मिशिगन में अगले हफ्ते इसका क्या नतीजा निकलता है। हम ये बात उस प्राइमरी से ठीक एक हफ्ते पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि केंटकी में इसका क्या नतीजा निकला, जहां उनके जिले में वास्तव में ज्यादा यहूदी नहीं थे, लेकिन उन्हें, आप जानते हैं, ट्रंप समर्थित, ट्रंप द्वारा समर्थन प्राप्त एक रूढ़िवादी पूर्व नेवी सील से बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, जिसे मैसी ने कहा कि मिलने के लिए मुझे उन्हें तेल अवीव में ढूंढना होगा, लेकिन दाएं पक्ष पर इसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन दक्षिण पंथ में कम से कम शासक वर्ग के बीच इजराइल के प्रति एकमत समर्थन के मामले में एक बहुत बड़ा अपवाद है। ये एक बड़ा अपवाद है संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो आप जानते हैं, और मैं एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बोल रहा हूं जो कम से कम शुरू में उनके प्रति काफी सहानुभूति रखता था, आप जानते हैं, पिछले दिसंबर के टर्निंग पॉइंट यूएसए के अमेरिका फेस्ट में उन्होंने मेरा समर्थन खो दिया, जब उन्होंने तय किया कि वह टकर कार्लसन के यहूदी विरोधी रुख के सवाल पर सार्वजनिक रूप से तटस्थ रहने वाले हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने जो रोगन के इंटरव्यू में इस पर और जोर दिया, इजराइल को हर चीज के लिए दोषी ठहराते हुए और ऐसे व्यवहार करते हुए जैसे ग्रॉयपर्स का सचमुच कोई वोट बैंक हो और जैसे उन्हें इस बारे में जानकारी हो। अमेरिकी दक्षिण पंथ की राजनीति के ऐसे पहलू जो हम नहीं जानते, वो गलत क्यों है? मेरा मतलब है, सर्वेक्षण बताते हैं कि ग्रोइपर्स हाशिए पर हैं और मुख्य धारा उन्हें नापसंद करती है, इसलिए वो इसमें गलत हैं। मैं बस थोड़ा गहराई से समझना चाहती हूँ कि उन्होंने जो रोगन के इंटरव्यू में असल में क्या कहा था। उन्होंने कहा कि जो अमेरिकी नागरिकों को उनके घटिया एमओयू से समस्या थी, कृपया मेरी भाषा के लिए माफ कीजिए, कि हमें इजराइल द्वारा पैसे दिए जा रहे थे। तो उन्होंने उन अमेरिकी नागरिकों को बदनाम किया जिन्हें उस सौदे से समस्या थी, जो पहले ही टूट चुका था क्योंकि वह एक घटिया सौदा था। जब वो बोल रहे थे, मैं जब सही वो बोल हूं, रहे थे, क्योंकि वो दोहरा रहे थे ओबामा और बाइडेन की गलतियों को। अगर साफ कहीं, वो तो खुद को भाग्यशाली समझता अगर जेसीपीओए के करीब भी पहुंच पाता। जो उन्हें मिला वह उससे कहीं ज्यादा बुरा था। हम पर दोहरी निष्ठा रखने और इजराइल से पैसे मिलने का आरोप लगाया गया, जो कि यहूदी विरोधी सबसे पुराना झूठ है। ये बहुत ही घृणित बात है जो एक उपराष्ट्रपति ने अपने देश के नागरिकों के बारे में कही, जिनकी वह सेवा करता है, जो उसी के पक्ष में है। बस बेहद शर्मनाक है। ये इजराइल के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इजराइल पर मध्यमार्गी हैं। मैं भी हूं, हालांकि रिपब्लिकन पार्टी का रुख ऐसा नहीं है। लॉरेंस जोन्स ने फॉक्स न्यूज पर कहा, श्री उपराष्ट्रपति, ये इजराइल पर रिपब्लिकन पार्टी की स्थिति नहीं है। ये इजराइल के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि वो मेरे बारे में कैसे बात करते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि मैं ये महसूस करूं कि मुझे ये साबित करना है कि मैं मार्क लेविन जैसी नहीं हूं, कि मैं अमेरिका फर्स्ट हूं, कि मैं इजराइल नहीं हूं। वो चाहता है कि मैं ऐसा महसूस करूं कि मुझे घुटनों के बल बैठकर उनसे ये विनती करनी पड़े कि मैं सच में अमेरिका फर्स्ट हूं। छोड़ो ये सब, यही वामपंथ है, यही वामपंथ है। आप चाहते हैं कि आपके यहूदी ऐसा महसूस करें कि उन्हें ये साबित करना है कि उनकी दोहरी निष्ठा नहीं है। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे आपको बताना है, मैं रोज गैर यहूदी लोगों से सुनती हूँ, मैं जेडी वांस को कभी वोट नहीं दूंगी। लोग रोज मुझे लिखते हैं और यही कहते हैं, वे स्तब्ध हैं कि वह इन मुद्दों पर कैसे बोलते हैं। इसी बीच मैं कहना चाहूंगी, मैं हर दिन डेमोक्रेट से सुनती हूँ जो कहते हैं कि वे खुशी से मार्को रूबियो को वोट देंगे, जबकि उन्होंने कभी रिपब्लिकन को वोट नहीं दिया। उन्हें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है ये सोचने में कि वे उनके लिए वोट डालें। अगर वो एओसी या गेविन न्यूसम के खिलाफ लड़ें तो वे रूबियो को ही चुनेंगे, लेकिन जोश शापिरो के खिलाफ शायद लोग शापिरो को चुनें। फिलाडेल्फिया के मेरे साथी उपासकों के लिए खुशखबरी है। लेकिन ये बात छोटी नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है। कई रिपब्लिकन, खासकर महिलाएं, जेडी वांस को कभी नहीं चुनेंगी। वैसे भी उनकी महिलाओं से समस्या है। वहीं कुछ डेमोक्रेट्स पहली बार खुद को रिपब्लिकन मान सकते हैं। तो मूल रूप से आप जो कह रहे हैं वो ये है कि जो बहुत जल्दी किए गए पोल्स हैं, जो हमेशा लिए जाते हैं कि उम्मीदवार कौन होगा, जो दिखाते हैं कि वंश अभी भी काफी बढ़त में है। मार्को रूबियो ने कहा है कि वह फिर से नहीं लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि वे जेडी वांस के खिलाफ नहीं उतरेंगे। मैं आपकी हर बात से सहमत हूं। मैं जेडी वांस की संभावनाएं नजरअंदाज नहीं कर सकता। वह उपराष्ट्रपति हैं। जब तक राष्ट्रपति ट्रंप हस्तक्षेप नहीं करते, जो वे अक्सर जीतने वाले को देखकर करते हैं, मैं उनकी 2028 जीओपी उम्मीदवार बनने की संभावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने जीओपी से उम्मीद नहीं छोड़ी कि वे जीतती बाजी हार सकते हैं। मेरा मतलब है जीत से हारना और गलत चुनाव करना। वही उम्मीदवार होंगे जो आम चुनाव में प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। तो चाहे सामने एओसी हो या गैविन न्यूसॉम, वही राष्ट्रपति बनेंगे जो उनके खिलाफ लड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि एओसी जेडी वेंस के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। ऐसी चीजें कंप्यूटर मॉडल तोड़ देती हैं। हाँ, मुझे इसके बारे में यकीन नहीं है, लेकिन मेरा मतलब है, लेकिन ये फिर वही सवाल उठाता है। आप जानते हैं, क्या वामपंथी डेमोक्रेटिक पार्टी पर नियंत्रण हासिल कर सकते हैं? आप जानते हैं, बर्नी सैंडर्स का धरा महसूस करता है कि उसे पिछले 3 चुनावी चक्रों में हिलेरी क्लिंटन और जो बाइडेन द्वारा धोखा दिया गया था। उन्हें लगता है कि 2028 उनकी बारी है। साउथ कैरोलिना की महिलाओं, खासकर अश्वेत महिलाओं के बावजूद। आप जानते हैं, चलिए फिर उसी पर लौटते हैं। क्या आप सच में सोचते हैं कि क्या जोश शापिरो जैसे लोग डेमोक्रेटिक प्राइमरी में उन्हें हरा सकते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन कमला हैरिस के पास अच्छा मौका है। शायद वो चुनाव लड़े। और अगर वो पक्का है कि वो चुनाव चुनाव लड़ती लड़ेंगी। हैं, अगर वो चुनाव लड़ती हैं, तो वो साउथ कैरोलिना जीत जाएंगी। अब आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? आप जानते हैं क्या वो नेवादा जीत सकती हैं? शायद नहीं। क्या वो न्यू काचू जीत सकती हैं? शायद नहीं। पीट बुटिजेज न्यू हैम्पशायर जीतने वाले हैं। ये वाकई बहुत मजेदार होने वाला है। मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ। जैसे मैं अच्छा, हम खासकर पत्रकार हैं, हमें ये इसलिए सब बहुत क्योंकि पसंद है। हमें ये सब बहुत पसंद है। लेकिन सच ये है कि वोटरों को इजराइल की परवाह नहीं। प्राइमरी का 90% हिस्सा इजराइल पर होगा, जिससे गड़बड़ होगी। इसे देखना मजेदार होगा। अब जाहिर है ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि दाईं ओर क्या हो रहा है, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं, आप जानते हैं, अगर जेडी वेंस को बिना किसी प्राइमरी के उम्मीदवार बना दिया जाता है और कोई प्राइमरी नहीं होती है, और आप जानते हैं ये बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि शायद डेमोक्रेट्स सबसे कमजोर व्यक्ति के साथ ही रह जाएंगे और फिर हमारे पास बहुत लंबे समय में सबसे कमजोर राष्ट्रपति होगा। लेकिन फिलहाल मैं अभी भी आशावादी हूँ। मुझे लगता है कि जो मैं जानती हूँ उसके हिसाब से इसकी संभावना बहुत कम है। जो मैं मार्को रूबियो के बारे में जानती हूँ, उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो इतने डरपोक होंगे कि एक अमेरिकी के तौर पर अपना कर्तव्य पूरा न करें। एक अमेरिकी होने के नाते उनका कर्तव्य है कि वे 2028 में चुनाव लड़ें। मैं भी यही मानती हूँ। वह अपने कर्तव्यों या देश से मुंह मोड़ने वाले नहीं लगते। मैं इसे ऐसे ही देखती हूँ, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, नहीं, यही है। इसलिए हमारे पेशे के लोग भविष्यवाणी से बचते हैं, सिवाय व्यंग्यात्मक कॉलम में। मुझे लगता है हम दोनों इसका पालन करते हैं। लेकिन चलिए, आप जानते हैं, एक आखिरी सवाल पूछते हैं। आप जानते हैं, दाईं ओर की एक समस्या है कि अब गेट कीपिंग फैशन में नहीं है। आप जानते हैं, इस देश में यहूदी विरोधी भावना के बारे में एक महान ऐतिहासिक सबक ये था कि विलियम एफ बकले ने 1960 के दशक में जॉन बिरचर्स को रूढ़िवादी आंदोलन से बाहर कर दिया था और फिर वही किया। 30 साल बाद भी उन्होंने अपने करीबी दोस्तों जैसे पैट बुकैनन और जो सॉब्रान के साथ यही किया, जो उस समय यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन अब उस स्थिति में कोई नहीं है।
यही वजह है कि टकर को सार्वजनिक मंच पर इतनी लोकप्रियता मिलती है और उससे भी ज्यादा कट्टर लोग जैसे कैंडेस ओवेंस और ग्रोइपर, नवनाजी निक फुएंटेस, आप जानते हैं, उन्हें अहम माना जाता है क्योंकि किसी के पास वो प्रतिष्ठा नहीं है, कोई नहीं। और वास्तव में लोग, खासकर दाएं ओर के और शायद बाएं ओर के भी नहीं, तैयार हैं कि वे विचार नेताओं के फैसलों को स्वीकार करें। क्या स्वीकार्य है क्या नहीं? मैं आपसे विंडो सहमत कहाँ है? नहीं हूँ। अब हम कहाँ जाएं? क्या हम आगे बढ़ें? ओवरटन विंडो को फिर से स्थापित करने पर हम कहाँ हैं, जो यहूदी विरोधियों को बाहर रखेगा? इस पर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ जॉनथन। न्यूज नेशन पर मेरे शो में मैंने कैबिनेट सदस्यों, सेनेटरों, सांसदों, विशेषज्ञों, पत्रकारों और दाएं विचारधारा के नेताओं को टकर कार्लसन की कड़ी आलोचना करते सुना है। इसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप से हुई थी, हाँ, जिन्होंने कल न्यूयॉर्क पोस्ट के एक आर्टिकल को रिट्वीट किया था जिसमें उन्हें यहूदी विरोधी कहा गया। 1 साल पहले उन्होंने कहा था, टकर, मेगन केली, कैंडेस ओवेंस, एलेक्स जोन्स, आप मैगा से बाहर हैं। आप जानती हैं, मैंने दाईं ओर किसी को भी इस तरह की बातों की आलोचना करने और इसकी निंदा करने में कोई समस्या नहीं देखी है, और ये कहने में भी कि ये रिपब्लिकन पार्टी में नहीं होना चाहिए। अगर आप यहूदियों के बारे में इस तरह बात करते हैं तो आप सबकी नजरों में बाहर हैं, सिवाय संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति के। इस जानकारी का उपयोग आप अपनी तरह से करें। उपराष्ट्रपति को छोड़ बाकी सभी को ग्रोइपर्स और टकर को बाहर करने में दिक्कत नहीं हुई, और इसी दौरान बाईं ओर इसी तरह के लोगों को सेलिब्रिटी का दर्जा दे दिया गया है। तो हिम्मत और साहस के मामले में बाएं और दाएं के बीच बहुत बड़ा अंतर है। मैंने इसके उलट देखा है, जैसे हेरिटेज फाउंडेशन से शुरू होकर केविन रॉबर्ट्स के टकर कार्लसन समर्थन पर लोगों का बाहर जाना। सच में ये अद्भुत है और देखकर दिल को सुकून मिलता है। मेरा मतलब है क्योंकि वे जानते हैं उनके वोटर यही चाहते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि ये वही बात है, ये वापस उसी पे आता है। मुझे लगता है आप जानते हैं, आपकी किताब का मुख्य निष्कर्ष जो ये है कि अमेरिका अब भी असाधारण है। आप जानते हैं, अमेरिका बाकी दुनिया से अलग है जब बात यहूदी लोगों के साथ व्यवहार की आती है, क्योंकि अमेरिका खुद, हाँ, हमेशा से अद्वितीय रहा है। जिस तरह उसने खुद को पेश किया और अपने बारे में सोचा। और असली बहस ये नहीं है कि लोग यहूदियों के साथ अच्छे रहेंगे या नहीं। असली बात यह है कि वे अमेरिका के बारे में क्या सोचते हैं। और वामपंथी, जो कि यहूदी विरोधी हैं, अमेरिका से नफरत करते हैं, आप जानते हैं, बहुत ज्यादा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम ईरान के बारे में कहते हैं। वे अमेरिका से, इजराइल से भी ज्यादा नफरत करते हैं। लेकिन मामदानी और वामपंथ के वे लोग जो यहूदी विरोध फैला रहे हैं, वे भी अमेरिका से नफरत करते हैं। सही है। बहुत धन्यवाद बादशाह, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। किताब, मेरा मतलब है आपकी पहली 2 किताबें। मुझे अब भी लगता है कि आप जानते हैं, बैड न्यूज इस विषय पर सबसे बेहतरीन किताब है, मीडिया पक्षपात के बारे में, जो मैंने कभी पढ़ी है। मैं आपकी 3 किताबें इंक्लूडिंग ज्यूज एंड लेफ्ट हु आर रीडर्स सुझाता हूँ। श्रोता और दर्शक आपकी किताब कैसे प्राप्त कर सकते हैं और आपके काम को कैसे फॉलो कर सकते हैं? इसे अमेज़न या जहां भी किताबें मिलती हैं वहां से लें। मेरा शो न्यूज नेशन पर हर हफ्ते शनिवार रात 7 बजे देखें, रविवार सुबह 11 बजे शब्द मानने वाले दर्शकों के लिए, जिसे हम शुक्रवार को रिकॉर्ड कर लेते हैं। मुझे सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेरा शो देखें और मेरा सबस्टैक पढ़ें, मेरी लिखी चीजें पढ़ें और जॉनथन को भी फॉलो करें। वो अंधकार में नैतिक प्रकाश स्तंभ हैं। बुलाने और सभी को धन्यवाद। हमारे देश और यहूदी लोगों के लिए जो कुछ भी आप करते हैं उसके लिए धन्यवाद। खैर, यहाँ JNS में मौजूद सभी लोगों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं। कृपया याद रखें कि हर दिन जॉनथन टोएबेन डेली एडिशन सुनने के लिए ट्यून इन करें। आप हमें सभी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अगर आप हमें इनमें से किसी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं या फेसबुक, X या JNS YouTube चैनल पर लाइव देख रहे हैं, तो JNS को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अच्छी रेटिंग दें और अपने सुझाव thinktwice@jns.org पर भेजें। बताएं आप शो कहां देखते सुनते हैं और आपके विचार क्या हैं। और याद रखें, पढ़ते रहें और खुद सोचते रहें, और हम आपसे फिर अगले हफ्ते मिलेंगे।